अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फयाज वलाना और आप देख रहे हैं फयाज वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जिस तरह आपसे वादा किया था कि पीर वाले दिन जो IMF के मुज़ाकरात जिस डगर पे आगे बढ़ेंगे उसके बारे में भी आपको इनसाइड्स रिपोर्ट देंगे। और ताज़ा तरीन इस हवाले से खबर यह है कि मुज़ाकरात पहले दिन से ही लग रहा था कि शायद ये 18 तारीख को 14-15 से शुरू हुए 18 तक खत्म नहीं होंगे, इन्हें एक का दिन आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो कल रस्मी सी एक अलविदाई मुलाकात होगी जिसमें कुछ चीजें फाइनलाइज होंगी, लेकिन बज़ाहिर जो हमारे नए वजीर खजाना है मोहम्मद औरंगजेब साहब, उन्होंने IMF वालों को इस बात पे कायल कर लिया है कि आप जो हमें कह रहे हैं, जिस तरह की आप अमेंडमेंट हमारी इस प्रेजेंटेशन में आप हमें सुजेस्ट कर रहे हैं, हम ये सारी तब्दीलियां करके ईद के बाद अप्रैल के दूसरे हफ्ते में हम वाशिंगटन खुद हाजिर होंगे और जो आप सुजेस्ट कर रहे हैं उसके मुताबिक तब्दीलियां कर लेंगे। और दूसरी बात, जो वो आपको बताया था कि 23 मार्च की परेड की रिहर्सल की वजह से जो IMF के वफ्द ने नोट किया था कि यहाँ फाइटर जेट हर वक्त इस्लामाबाद के ऊपर परवाजें कर रहे हैं और उस पर आपका कितना फ्यूल और कितने अखराजात आ रहे हैं, तो उस पर क्या हुआ आखिर में बताएंगे कि वो फाइटर जेट का क्या हुआ। लेकिन जो उसके नतीजे में वजारत दफा से और वजारत खजाना से मांगी गई थी रिपोर्ट के पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के एक सिपाही पे, एक ऑफिसर पे और एक जर्नैल पे पर डे कितना खर्च होता है, वो तफसील वजारत दफा वालों ने कहा है कि इतने शार्ट नोटिस पे हम दे नहीं सकते। 2 दिन का टाइम बहुत कम होता है। और आपको तो पता होगा कि ये काम इसी तरह है जिस तरह फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाला था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान साहब को ऑलमोस्ट 8 फरवरी से लेकर अब जो है 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया है, अभी तक वो सीधे नहीं हो रहे। तो ये हमारी 7 लाख की फ़ौज है, उसके अखराजात और सारे मामलात किस तरह इतनी जल्दी तैयार हो जाएं 2 दिन में। तो वजारत ख़जाना को तकरीबन उन्होंने जवाब दे दिया कि ये 2 दिन में ये पॉसिबल नहीं है। और अब आज के जो मैं अभी तफसील आपको बताऊँगा कि आज क्या होता रहा मुज़ाकरात में, उसमें मोहम्मद औरंगजेब साहब ने कहा कि आप जो चीज़ें हमसे मांग रहे हैं हम इंशाल्लाह खुद हाज़िर होंगे आपकी खिदमत में वाशिंगटन में अप्रैल के दूसरे हफ्ते में, क्योंकि अप्रैल के एंड पे IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास होना है जिसमें इन पाकिस्तान के मुतालबात को और पाकिस्तान की इस दरख्वास्त को रखना है, जिसमें 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की हमारी आखिरी किस्त मिलनी है जो मुआहदा हमने पहले साइन किया हुआ है। और फिर हमारी इस गवर्नमेंट की ख्वाहिश है कि आइंदा 5 साल के लिए हम दोबारा IMF के कर्ज प्रोग्राम में चले जाएं और आइंदा 5 साल तक के लिए हमें 8 अरब डॉलर मजमूई तौर पर हमारी हुकूमत को, इनकी हुकूमत को मिले, शहबाज शरीफ साहब को, और फिर ये मौजें करें और लंबी मौजें करें। तफसीलात ये हैं कि आज सोमवार वाले दिन जब मुज़ाकरात का दौर ये शुरू हुआ तो आज ओवरऑल तासर ये था IMF वालों का कि वो मामले को निपटाना चाहते थे कि पहले 2-3 दिन काफ़ी बहस काफ़ी उसमें हो गया था, तो आज वो निपटाने के चक्कर में थे। एक तो ये थी कि वो जल्दी वो किसी इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे किसी लंबी डिस्कशन में, अलबत्ता वो लिसनिंग एंड पे थे और लिसनिंग एंड पे इतने गौर से थे और दरमियान में थोड़ी जगह जहाँ बोले वो तो जो बोले उससे उनकी इंटेंशन जाहिर होती हैं कि वो क्या सोच क्या रहे हैं हमारे बारे में, और हम क्या वो वाकई हमारी प्रेजेंटेशन से, हमारे वज़ीर ख़जाना से, वजारत ख़जाना के बाबुओं से कि उन मुतासर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और क्या उन्हें हमारे मुल्की हालात का उसी तरह अंदाज़ा है जिस तरह एक आम पाकिस्तानी को या पाकिस्तानियों की अक्सरियत को अंदाज़ा है। आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। तो उन्होंने इक्का दुक्का दरमियान में जब ये हमारे वज़ीर ख़जाना और सेक्रेटरी ख़जाना प्रेजेंटेशन दे रहे थे मुख्तलिफ शोबों में, जो उन्होंने हमसे मांगा हुआ था, पूछा हुआ था कि आप इस शोबे में किस तरह बेहतरी लाएंगे, इस में किस तरह लाएंगे, तो ये प्रेजेंटेशन दे रहे थे अपनी रिपोर्ट। तो जो ये दे रहे थे तो दरमियान में IMF वालों ने इक्का दुक्का कोई कमेंट किए। फॉर एग्जांपल उनके इंटेंशंस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे सूरमाओं ने जब कहा कि वी विल प्राइवेटाइज PIA एंड इट्स एसेट्स, उन्होंने PIA की भी बात की, रेलवे की प्राइवेटाइज करने की भी बात की, स्टील मिल को भी प्राइवेटाइज करने की बात की और पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को प्राइवेटाइज करने की भी बात की। इसके अलावा और भी स्टेट ओन एंटरप्राइजेस की बात हुई। लेकिन जब उन्होंने कहा कि हम PIA को इतने अरसे में प्राइवेटाइज कर देंगे तो IMF के वफ्द के एक इंतहाई सीनियर मेंबर, मैं नाम नहीं उसका बताना चाहता, उन्होंने लुकमा देते हुए कहा थ्रू ट्रांसपेरेंट बिडिंग। औरंगजेब साहब शर्मिंदगी सी के साथ कहने लगा ऑब्वियसली, उन्होंने ऑब्वियसली कहा इतना ही, लेकिन मैसेज कन्वे हो गया था कि आप PIA और PIA के एसेट्स को प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, लेकिन ये ज़हन में रहे थ्रू ट्रांसपेरेंट बिडिंग। अब ये जो उनके से एक फिक्रे से ये जाहिर होता है कि IMF वालों से हमारा कुछ छुपा नहीं। और इस मौके पे ये जो हम कहते हैं कि PTI वालों के सोशल मीडिया पे कीबोर्ड वॉरियर्स हर वक्त एक्टिव रहते हैं, हर वक्त मोर्चा जन रहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जितनी एफर्ट करते हैं PI वाले या पाकिस्तान के ओवरऑल अवाम सोशल मीडिया के जरिए, तो ये बातें कहीं पहुंचती हैं IMF वालों के उस डेलीगेशन के उस इंतहाई सीनियर मेंबर के दिमाग में ये बात कितनी जो रासिख हो चुकी है कि जो ही PIA की प्राइवेटाइजेशन और PIA के एसेट्स की प्राइवेटाइजेशन की बात की तो उसने फौरन टोका और कहा थ्रू
ट्रांसपेरेंट बिडिंग, कि आपने शफाफ निजकारी करनी है, ऐसे ही होने पौने दामों अपने क्रोनीज को, अपने लोगों को नहीं दे देना। एक तो ये बात हुई। दूसरा उन्होंने कहा कि जी शफाफियत की तो वो याद दिलाते रहे। IMF वालों ने जो ही हमारी प्रेजेंटेशन के हवाले से कोई नुक्ता उठाते तो हमारे जो वजीर खजाना थे स्ट्रीट स्मार्ट मोहम्मद औरंगजेब साहब, वो फौरन कहते कि वी विल सबमिट द करेक्टेड वर्जन बाय द एंड ऑफ दिस वीक और विद इन अ फोर्टनाइट। वो जो ही कोई बात तजवीज करने की बात करते तो औरंगजेब साहब फौरन कहते या विल डू दैट कि हम आपको हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये करेक्टेड वर्जन आपको पेश कर देंगे जिस तरह आप कह रहे हैं। इस तरह बहुत से मामलात में ये वाजे ना हो सका। ये वाजे हुआ कि IMF के वफ्द के जाने के बाद कई बार तजावीज तब्दील की जाएंगी और ईद के बाद अप्रैल के दूसरे या तीसरे हफ्ते में पाकिस्तान का आला सतही वफ्द नई दरख्वास्त लेकर IMF हेडक्वार्टर वाशिंगटन जाएगा। जो नुकात अब तक सरकारी तौर पर मीडिया को रिलीज किए गए हैं, इनमें नुमाया तब्दीली का वाज़ेह इम्कान मौजूद है, क्योंकि हमारे मीडिया को जो बताया जाता है वो तो सिर्फ मीडिया को, क्योंकि मीडिया ने जाके पब्लिक कर देना है तो पब्लिक को खुश करने के लिए होती हैं वो सारी चीजें, लेकिन बैक एंड पे काफी चीजें तब्दील होंगी। जो मीडिया को आज बताया जा रहा है ये ऐसा नहीं होगा जब ये वाशिंगटन जाएंगे। बाकायदा एक अंडरस्टैंडिंग और भी हुई इनके दरमियान, वो ये हुई कि 30 अप्रैल को जब FBR की टैक्स प्रोग्रेस रिपोर्ट वजारत खजाना के पास पहुंच जाएगी तो फिर ये टैक्स प्रोग्रेस रिपोर्ट और नए बजट का पहला ड्राफ्ट वो भी मई के महीने में IMF के साथ बाकायदा डिस्कस किया जाएगा। उसके लिए एक मुश्तरका वर्किंग ग्रुप तश्कील दे दिया गया है जो हमारे पाकिस्तान के आइंदा बजट के खदो खाल पे भी काम करेगा और IMF की मंशा के मुताबिक उसे फाइनलाइज किया जाएगा। ये जो वर्किंग ग्रुप तश्कील दिया गया, ये भी तय हुआ कि जनाब हुजूर जो आप कहेंगे ऐसा ही बजट आइंदा बनाएंगे, मिल के बनाएंगे। हैरानकुन तौर पर IMF के वफ्द ने सख्त शराइत पर कोई जोर नहीं दिया, बल्कि मीटिंग रूम में मौजूद शुरका अक्सर मौके पर यह महसूस कर रहे थे कि अवाम पर भारी टैक्स लगाने और अखराजात कम करने के मामलात पर हम IMF की तवक्को से भी 2-4 हाथ आगे बढ़कर वादे किए जा रहे हैं, इसलिए IMF वालों को जोर देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अलबत्ता वो बेयकीनी से हमारे शुरका की बातें सुने जा रहे थे और इस बेयकीनी का इजहार अक्सर नुकात की क्लोजिंग इन अल्फाज के साथ वो करते। IMF वालों का कहना यह था, ओके विल सी इट व्हेन यू सबमिट द कंप्लीट रिपोर्ट इन अप्रैल। वो ये कहते थे कि ये जो आप अभी बातें कर रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे तो अप्रैल में जब आप फाइनल रिपोर्ट सबमिट करेंगे हमारे सामने फिर हम देखेंगे। और आखिरी बात कि थैंक्स टू IMF कि आज पीर वाले दिन इस्लामाबाद में जितने बूढ़े बच्चे बुजुर्ग बीमार जो लोग जिनकी नींदें हराम हुई थी पिछले हफ्ते 10 दिन से परेड की रिहर्सल पे, जिस तरह मैंने अपने गुज़श्ता व्लॉग में आपको बताया कि IMF वालों ने उस पर काफ़ी अपनी झंझलाहट का इजहार किया। आज इस्लामाबाद में कोई फाइटर जेट त्यारा नहीं उड़ा, कोई रिहर्सल नहीं हुई परेड की। शायद वो IMF की उस सरजनश की वजह थी कि इन्होंने कहा कि चलें 1-2 दिन रुक जाएं जब तक IMF वाले यहाँ आएँ, बाद में रिहर्सल कर लेंगे, क्योंकि उनको ये ग्रांग गुजरती है हमारे और हम उन्हें जस्टिफाई भी नहीं कर पा रहे और वो ये क्या कहेंगे कि हमने आपके डिफेंस एक्सपेंसेस पे एतराज़ किया है तो आपको कोई असर नहीं हुआ। आज इस्लामाबाद में कोई परवाज़ें नहीं देखी गई शहरियों के मुताबिक। दूसरी बात यह भी हो सकती है कि आपको पता है कि इतवार और पीर की रात 3:20 पर हमारे फाइटर जेट ने अफगानिस्तान में जाके वहाँ दहशत गर्दों की पनाहगाहों पे अटैक किया, जो एक अच्छा काम किया, अचानक किया, लेकिन वो ज़रूरत थी क्योंकि TTP वालों ने जिस तरह अगले रोज़ मीर अली के मकाम पे वहाँ हमारी पाकिस्तान फ़ौज की चेक पोस्ट पे अटैक किया और हमारे कर्नल, एक कैप्टन और कुछ हमारे सिपाहियों को जाम शहादत नोश करना पड़ा उस अटैक के नतीजे में। ये एक बहुत भारी नुकसान था, उसका जवाबी हमला करना एक ड्यू था, बिल्कुल सही किया। और अगर अफगानिस्तान गवर्नमेंट से पूछ भी लेते तो वो इसी तरह जवाब देते जिस तरह पहले वो दे रहे थे, लेकिन अगर किया तो ठीक किया। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद ये जस्टिफाई करने के लिए, IMF वालों को जस्टिफिकेशन देने के लिए था कि देखें हम तो दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं और आप हमसे दिफाई अखराजात की बात कर रहे हैं और आप हमें दिफाई अखराजात कम करने की बात कर रहे हैं और आप हमारे शक का इजहार करते हैं कि हम हर एक सिपाही पे और हर एक जर्नैल पे और हर एक ऑफिसर पे कितना खर्च कर रहे हैं। देखें आप तो चले गए हैं अफगानिस्तान को छोड़ के, हम तो अभी तक अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के साथ लड़ रहे हैं। अगर जस्टिफिकेशन के तौर पर था तो वो भी मोहम्मद औरंगजेब साहब देखते हैं इस जस्टिफिकेशन से क्या आउटकम लेके आते हैं। अदरवाइज अगर वाकई जेन्युइनली वो था तो वो भी ठीक है, क्योंकि ये जो लोग शक का इजहार करते हैं वो अपने तौर पर शक का इजहार इसलिए भी सही करते हैं कि हमारे इस वक्त आर्मी चीफ जो हैं वो एक्स DGISI भी हैं और एक दफ़ा जो DGISI बन जाता है वो उस स्पाई मास्टर जहन से कभी निकल नहीं सकता। स्पाइंग और उस तरह के उनके और मैंने एक अपने व्लॉग में आपको ये भी बताया था कि पाकिस्तान में आज तक जितने आर्मी चीफ बने और जितने DGISI थे, इंक्लूडिंग जनरल हमीद गुल जैसे बड़े DGISI, नामवर DGISI, वो आर्मी चीफ बनने के बिल्कुल करीब थे, लेकिन उन्हें आर्मी चीफ नहीं बनाया गया था। एक इशफाक परवेज़ कियानी साहब को बनाया गया था, जिन्होंने आने के बाद
ایک نیا راستہ کھولا ایکسٹینشن والا. وہ پہلے آرمی چیف تھے جنہوں نے 3 سال کے بعد ایک اور ایکسٹینشن لی, وہ ایک انہوں نے کام کیا. اب یہ دوسرے ڈی جی آئی ایس آئی, ایکس ڈی جی آئی ایس آئی آرمی چیف ہیں اس وقت ہمارے عاصم منیر صاحب, اور یہ جب سے آئے ہیں اس دن سے لے کر آج تک کہنے کو تو انہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے کہ ہم کسی سیاست میں ملوث نہیں ہوں گے, لیکن آپ دیکھ لیں کہ پہلے دن سے لے کر آج تک ان کے ہر معاملہ, ہر قدم, ہر چیز سیاست سے ہی جڑی ہوئی ہے. حتیٰ کہ وہ باقاعدہ تقریریں کرتے پھرتے ہیں, اور انہوں نے الیکشن سے پہلے باقاعدہ نوجوانوں کو اکٹھا کر کے وہاں لیکچر دیے اور وہاں یہ قائل کرنے کی کوشش کی کہ یہ عمران خان اور پی ٹی آئی اور یہ لوگ اور یہ یوتھ اور یہ سارا کچھ یہ ٹھیک نہیں ہے, ہم اس ملک کو ٹھیک کر لیں گے. تو انہوں نے بظاہر یہ لگا کہ شاید وہ ضیاء الحق کی روح ان میں آ گئی ہے اور وہ پورے پاکستان کا نظام و انصرام اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں. تو اس طرح کے معاملات ان پہ شک کا اظہار لوگ کرتے ہیں تو وہ اپنے طور پر بجا ہیں, لیکن میرے خیال میں یہ بالکل صحیح کیا انہوں نے اٹیک کیا. اور اسلام آباد کے لوگوں کو کل فائٹر طیاروں کی پروازیں نہیں دیکھی انہوں نے. اب کیونکہ کل ایک دن کے لیے ایکسٹینشن ہو گئی ہے ان کے اس کی مذاکرات کی, کل کی تو رسمی سی ہوگی, مذاکرات کا دن رسمی سا ہوگا, اور اس رسمی سے مذاکرات میں کچھ چیزیں جو فائنلائز کرنے میں رہتی ہیں وہ پوری ہو جائیں گی, اور اس کے بعد پھر یہ واشنگٹن چلے جائیں گے. اور پھر اپریل کے دوسرے ہفتے میں پہلے یا دوسرے ہفتے میں ہمارا ڈیلیگیشن وہاں چلا جائے گا. اور آپ کو پتہ ہے وزارت خزانہ کے بابوؤں کے پاس یہی ایک چانس ہوتا ہے فارن ٹرپ کا کہ جب قرضے ہم مانگنے جاتے ہیں, ورنہ دینے والی کی صورتحال تو ہے نہیں کہ ہم کسی کو دینے جائیں, ہم مانگنے ہی جاتے ہیں. تو یہی موقع ہوتا ہے وزارت خزانہ کے بابوؤں کا کہ وہ بھی باہر کا دورہ کر لیں اور امریکہ یاترا کر لیں. اس طرح انہیں ٹی اے ڈی اے بھی ملتا ہے جو آبویسلی امریکن ڈالرز میں ہوتا ہے, کیونکہ جس کنٹری میں آپ جاتے ہیں وہاں کے آپ ڈیلی ایکسپینسز اور ٹریول ایکسپینسز اس حساب سے آپ کو ملتے ہیں. تو وہ انہوں نے جانا ہی جانا ہے. البتہ جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں انہوں نے جب اپنا ساری رپورٹ وہ فائنل کر رہے ہیں تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم خود واشنگٹن میں حاضر ہوں گے, آپ کے پاس نئی درخواست لے کے آئیں گے جس طرح آپ نے کہا ہے, آپ کے پاس اپ ڈیٹڈ پریزنٹیشن لے کے آئیں گے جس طرح آپ نے جو چینجز سجیسٹ کی ہیں, اور وہ ساری رپورٹس جو آپ نے مانگی ہیں کہ 2 دن کے اندر دیں, ہم 2 دن کے اندر تو نہیں دے سکتے, لیکن ہم ساری رپورٹس آپ کے پاس ساتھ لے کے آئیں گے اور پھر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. البتہ جو اب تک جو چیزیں ان کے ساتھ فائنل تقریباً ہوئی ہیں ان میں بجلی اور گیس مہنگی کرنے کا معاہدہ کا ایگریمنٹ کہ ٹھیک ہے جی ہم بجلی بھی مہنگی کریں گے, گیس بھی مہنگی کریں گے, اور پیٹرولیم مصنوعات پہ بھی مزید ٹیکس لگائیں گے. ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے خلاف شکنجہ سخت کرنے کا تقریباً ان کے ساتھ فائنل ہو گیا کہ ٹھیک ہے جی ہم اور سخت کریں گے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو, اور ان کی ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی جتنی ٹرانزیکشنز ہیں وہ تھرو بینک کریں گے. اور پھر مزید لوگوں کو پی آئی ایس بی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے مزید لوگوں کو امداد دیں گے. اب یہ کوئی احسان نہیں کر رہے, مہنگائی اتنی کر دی ہے انہوں نے کہ آبویسلی لوگ خط غربت سے نیچے مزید لوگ گر رہے ہیں, جو نیچے جاتا ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نیٹ میں آ جاتا ہے. البتہ ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے ان کی تشویش اور ان کے خدشات اپنی جگہ موجود ہیں. اب شہباز شریف گورنمنٹ اور یہ نواز لیگ گورنمنٹ کی ایک ریپیوٹ ہے کہ یہ تاجروں پہ ٹیکس لگانے سے ہچکچاتے ہیں, اور اس وقت تو ویسے بھی نواز لیگ گروپ نمبر 1, نواز لیگ نمبر 2 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے. میاں نواز شریف صاحب لاہور میں اجلاسوں کی صدارت کر رہے ہیں, اور اسلام آباد میں ہونے والے اجلاسوں کی ٹیلی ویژن پر صرف حسرت سے وہ فوٹیج ہی دیکھتے ہیں. انہیں اسلام آباد شاید داخلے پہ شہباز شریف صاحب نے یا شہباز شریف صاحب کے جو اوپر سرپرست ہیں انہوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے. اس لیے تھینکس ٹو ان کی بیٹی مریم نواز کا شکریہ کہ وہ اپنے باپ کی یہ خواہش کم از کم ایک اچھی بیٹی کے طور پر پوری کر رہی ہیں کہ وہ اپنے ساتھ انہیں میٹنگز میں بٹھا رہی ہیں اور ان سے چیئر بھی کرا رہی ہیں, اور وہاں میاں صاحب تھوڑے بہت بیانات بھی دیتے ہیں. بلکہ ابھی تازہ ترین بیان تو انہوں نے الٹا ایک سرجیکل سٹرائک کر دیا ہے شہباز شریف اور شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ پہ. انہوں نے کہا کب تک مزید ٹیکس لگائیں گے, کب تک مہنگائی کرتے رہیں گے. وہ بیسیکلی ایک اپوزیشن لیڈر کے طور پر بول رہے تھے. اب یہ واقعی انہیں عوام کا درد ہے یا وہ ان کے اندر اپوزیشن کا جراثیم جو ہے وہ جاگنے شروع ہو گئے ہیں. پتہ نہیں کس وقت وہ باقاعدہ تلوار نیام سے نکل کر میدان میں آ جائیں. شہباز شریف صاحب کے لیے البتہ مشکل ہوگی اگر انہوں نے ایسا کر لیا. نجکاری کے عمل کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ جی ہم نجکاری کا عمل تیز کریں گے, اور جس طرح انہوں نے بار بار یاد دہانی کرائی کہ شفاف نجکاری کیجیے گا, یہ بھی انہوں نے گارنٹی دی. لیکن پاکستان کے عوام کو یقین نہیں ہے, کیونکہ محمد رنگزیب صاحب جس طرح ایک پیرا ٹروپر کے طور پر اوپر سے اترے ہیں مسلم لیگ نواز گروپ نمبر 2 پہ, اور رمدے خاندان سے ان کا تعلق ہے, اور رمدے خاندان کی تو پوری ہسٹری آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھ لی ہوگی کہ آج تک نواز شریف گروپ کس حد تک اس خاندان پہ مہربان رہا. البتہ لاہور کے رپورٹرز اگر کوئی چیتا رپورٹر کوشش کرے تو وہ وجہ بھی جان سکتا ہے کہ اتنا مہربان ہونے کی کیا ہے وجہ, کہ رمدے خاندان کا شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو جسے بولنا, لکھنا, پڑھنا, بات کرنا یا پریزنٹیشن کے قابل ہو, اسے کوئی نہ کوئی حکومتی عہدہ نہ دیا ہو نواز شریف گروپ نے. اور آخری بات کہ 1 ارب 10 کروڑ کی قسط جو ابھی ہماری لٹکی ہوئی ہے, جو ہم نے ایگریمنٹ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے, اس کی آخری تیسری قسط ہے
وہ تو آسانی سے مل جائے گا انہیں. سارا پورا زور ان کا اگلے 5 سال کے قرض معاہدے پہ سائن کروانا ہے اور اس میں $8 ارب کی متوقع آمدن ہے جس پہ نظر ہے ہمارے محمد رگزیب صاحب جو وزیر خزانہ ہیں اور ہمارے شہباز شریف صاحب کی. دیکھیں کیا ہوتا ہے آگے چل کے. لیکن آج تک کی یہی صورتحال ہے. کل میں کوشش کروں گا کہ جو ایک ان کا رسمی سی ایک میٹنگ ہونی ہے IMF کی, میں اپنے سورس سے میرا رابطہ ہو گیا تو آپ کو اس کی بھی فائنل اپڈیٹ دیں گے کہ آخری الوداعی ملاقات ان کی کیسی رہی اور فائنلی کوئی ڈاکومنٹس وہ ان سے لے کے بھی گئے ہیں یا سارے اسی وعدے پہ چھوڑ گئے ہیں کہ ٹھیک ہے اپریل کے دوسرے ہفتے میں جب آپ آئیں گے تو ساری فائل تیار کر کے لائیے گا. اجازت چاہوں گا, بہت جلد ایک اور ویلا کے ساتھ آپ حاضر ہوں گے. اس وقت تک آپ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھیے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے. خدا حافظ.